हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल राइट, जो हमारा इससे पहले प्रीवियस क्लास हुआ था प्रियम्बल में, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से लास्ट वाला पार्ट यानी अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल नहीं आया था। मैंने आपको कहा था कि जो केशवानंद भारती केस 1973 में जजमेंट आई, उसने बोला कि प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, देन इट इम्प्लाइज कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड होता है, वैसे ही क्या अमेंड होगा, प्रियम्बल भी वैसे ही अमेंड होगा। ये जजमेंट कब आती है? 1973 में आती है, केशवानंद भारती की जजमेंट, जिसमें कहा गया कि प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने ये क्लियर कर दिया कि अगर प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है, जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी की वजह से एक बार हमारा प्रियम्बल भी अमेंड हुआ है इन द ईयर 1976। किस अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हुआ है। और वर्ड्स लाइक सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ऐड हुए थे प्रियम्बल में। फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है क्लेम्स। क्लेम्स जो रीजनेबल होगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक सिटीजन है, वो क्लेम करता है कि आई हैव राइट टू लाइफ, लेकिन ये राइट टू लाइफ क्या होनी चाहिए? एक रीजनेबल क्लेम होनी चाहिए। जो भी कोई रीजनेबल क्लेम होगी, उन क्लेम्स को हम क्या कहते हैं? राइट्स। ये कौन डिसाइड करेगा कि क्लेम रीजनेबल है कि नहीं? ये डिसाइड करती है सोसाइटी। यानी जिस सोसाइटी में कोई भी चीज एक्सेप्टेबल होती है और वो नेसेसरी होती है, उस चीज को हम कह सकते हैं कि इट्स ए राइट। अब मसला है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट फिर किसको कहा जाएगा? देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जिनको प्रोटेक्ट और गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? पार्ट 3 में ही लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, आप वहां जा सकते हो फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास, जो फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। ये कौन एनविसाज करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा कि ये क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। अगर कोई चीज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड आपको दे रही है, वो राइट्स भी क्या बन जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद अगर आप देखोगे, जो ये राइट्स है पार्ट 3 में जो राइट्स लिखे गए हैं, दैट आर नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। यानी एनिमल एग्जिस्टेंसी काफी नहीं है, आपको मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी जरूरी है आज के वर्ल्ड में। और ये राइट्स, ये सारी की सारी चीजें एनविसाज करती है, सारी की सारी चीजें इंश्योर करती है कि एक सिटीजन को ये सारी के सारी राइट्स मिले। इसीलिए इन राइट्स को कहा गया है फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है ये। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बेसिकली यूएसए से आए। यूएसए में इनको कहा गया है बिल ऑफ राइट्स। यानी जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे इनको कहा गया था बिल ऑफ राइट्स। और इसी बिल ऑफ राइट्स की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए फंडामेंटल राइट्स। इन राइटों को, जो ये फंडामेंटल राइट्स है, इनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। बेसिकली मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इन्हें क्यों कहा जाता है?
मैग्ना कार्टा असल में साइन हुआ था बिटवीन द इंग्लिश पीपल एंड द ब्रिटेन किंग, यानी जो ब्रिटेन में किंग था 1215 के अराउंड ये साइन होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि कुछ राइट्स हमारे पास हो, और इसीलिए इस फंडामेंटल राइट्स को भी कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जब यहाँ पे मोरारजी जी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, तब क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया और इसको बस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन होती है यूजुअली बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। देखिए जो फंडामेंटल राइट है ये सारे वो राइट्स है जो मेंशन है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। वायरस अगर हम बात करेंगे लीगल राइट्स की, लीगल राइट्स वो राइट्स है जो किसी स्टैच्यूरी के बिहाफ पे बने, यानी जिनको पीछे से कोई लॉ बैक करता हो। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ये भी लीगल राइट्स है क्योंकि इनको कौन सा लॉ बैक करता है? इनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बैक करता है। वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लेकिन अब ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये कहाँ पे है आजकल? 300A पार्ट 12 में मेंशन किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। अगर इससे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे और एक को डिलीट किया गया है, इसीलिए आज के टाइम पे हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है और राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 तक है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है, बेसिकली जिसमें सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर बनाया गया है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हम एक वन बाय वन ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12। देखिए आर्टिकल जो भी है फंडामेंटल राइट्स, वहां पे आपको एक वर्ड मिलेगा स्टेट। बार बार हम कहेंगे स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल डू दिस, स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को ये नहीं करना चाहिए। जो आर्टिकल 12 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये डिफाइन करता है कि स्टेट का मतलब क्या होता है। लेकिन फॉर पार्ट 3, यानी पार्ट 3 में स्टेट का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन करता है स्टेट को एज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर लेवल। अगर कोई भी चीज यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है कि स्टेट शैल डू दिस, इट मीन्स कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है सेंटर लेवल पे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। और कौन आता है स्टेट में? गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर होगा कहाँ पे? स्टेट लेवल्स पे। ये एक स्टेट की बात नहीं कर रहे, हर एक स्टेट की बात कर रहे। जैसे जे&के हमारा स्टेट है, बिहार स्टेट है, और भी जो भी स्टेट्स है। अभी तो जे&के यूटी बन गई है, इन जनरल में बात कर रहा हूँ। जो भी लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज का मतलब है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं, म्युनिसिपल कमिटीज होते हैं। अगर ये कोई लॉ आपके खिलाफ लाएंगे तो आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो कि ये हमारा फंडामेंटल लॉ कर्टेल कर रहे हैं। और ऐसी सारी अथॉरिटीज जो किसी कानून की वजह से बनी हो। स्टैच्यूरी का मतलब हो जिसको कोई कानून बैक कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कल बॉडी बनी और ये बॉडी किसी कानून की वजह से बनी, तो वो बॉडी भी क्या आएगी? इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगी। यहाँ पे हमें एक चीज याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है और वो फंक्शन कर रहा है स्टेट की तरफ से, तो हम उसको भी कह सकते हैं कि स्टेट। यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसको कोई टेंडर दिया गया है कि आपको सिटीजन उसको ये बेनिफिट पहुंचाना है, और अगर वो आपका कोई फंडामेंटल राइट कर्टेल करे, तो आप उस फंडामेंटल राइट के कर्टेलमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी है लेकिन इस अरीना में वो क्या कर रही है? एक्ट एज ए स्टेट कर रही है एक्ट।
इसके बाद आर्टिकल 13 जो है वो बोलता है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा या इन डेरोगेशन होगा विद एनी फंडामेंटल राइट दैट शैल बी वॉइड। यानी फॉर एग्जांपल अगर कल हमारा स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाता है, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि हम सबके व्हाट्सएप्स का चैट देख पाएंगे, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये राइट टू प्राइवेसी जो है उस पर ये क्या है, हमला एक है। इसीलिए अगर ये राइट टू प्राइवेसी पे है एक हमला है, तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि ये लॉ क्या है, इन डेरोगेशन, यानी ये अगेंस्ट है हमारे फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। तो ऐसे लॉ को इनकंसिस्टेंट या वाइड करार दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये भी डिफाइन किया गया है कि लॉ क्या है। अगर कोई भी चीज पार्लियामेंट बनाती है, यानी कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, कोई भी कानून जो पार्लियामेंट पास करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी यहाँ पे होगा चाहे किसी भी स्टेट का होगा, अगर वो इन अपोजिशन का होगा फंडामेंटल राइट्स, तो वैसा लॉ क्या होगा, वाइड होगा। अगर कोई ऑर्डिनेंस बनाएगा, मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में समझाया ऑर्डिनेंस क्या होता है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर कोई सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसपे कानून अभी तक नहीं बना है और यहाँ पे एक नीड है कि इस सिचुएशन पे क्या होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, लेकिन अभी सेंट्रल लेजिस्लेचर में ना तो राज्यसभा में प्लस लोकसभा में दोनों हाउसेस अभी सेशन में नहीं है। अगर ये सेशन में नहीं है तो इसका मतलब कानून नहीं बन सकता है। लेकिन यहां से क्या प्रॉब्लम है कि हम वेट भी नहीं कर सकते उन दोनों को, वो कब सेशन में आए। इसीलिए पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को और स्टेट गवर्नर्स को ऐसी सिचुएशन क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस टैकल करने के लिए वो पास कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस। यहाँ पे कहा गया है कि अगर वो ऑर्डिनेंस भी क्या होगा, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट होगा, देन ऑल्सो वो क्या डिक्लेयर किया जाएगा, वैसा ऑर्डिनेंस क्या डिक्लेयर किया जाएगा, इनकंसिस्टेंट और वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, स्टेचुरी इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर कोई, जैसे कल यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो कुछ ऐसा लॉ पास करते हैं, वो कुछ ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जिसमें लिखा गया होगा कोई भी चीज जो हमें लगे कि इट इज अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, तो हम उस ऑर्डर के खिलाफ भी किसके पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी अगर हमें इवन एक एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर जो होगा, एग्जीक्यूटिव का रूल जो होगा या कोई नोटिफिकेशन होगी, अगर हमें वो भी लगे कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो हम उसके अगेंस्ट भी क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बस इन तीनों को ही लॉ नहीं बनाया गया है, लॉ की डिफिनीशन में यहाँ पे लाया गया है कस्टम्स विच हैव यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। यानी अगर कोई ऐसी कस्टम है, ऐसी कोई कस्टम है जिसको यूज ऑफ, जिसको फोर्स ऑफ लॉ है, फॉर एग्जांपल सबरीमाला टेम्पल केस जो है, वहां पे क्या होता था, जो 10 ईयर टू 50 ईयर वुमेन्स थी, उनको टेम्पल में जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ पे तो अगर हम देखें, ये तो कोई लॉ नहीं था, ये किसी ने लॉ नहीं बनाया था, लेकिन ये एक कस्टम था, ये एक रिवाज था वहां की सोसाइटी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कहा कि ये अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट्स के। इसीलिए जो यहाँ पे कहा गया है, अगर कोई कस्टम होगी और उस कस्टम को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे ये कोई कानून है, तो हम उस कानून को भी वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी से। बेसिकली अगर हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी, ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 में हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वैसे ही आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 है, ये आर्टिकल्स आते हैं अंडर द हेडिंग राइट टू इक्वालिटी। यानी ये सारे के सारे आर्टिकल्स एक सिटीजन को इक्वालिटी मैसर करती है। हम इन आर्टिकल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इट सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज।
ये दो कॉन्सेप्ट एनविसाज करता है, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये हमने लिया है ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमने लिया है कंसेप्ट यूएसए से। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ के बेस पे है। रूल ऑफ लॉ को दिया है एवी डाइसी ने। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। हर एक बंदा कानून की नजरों में बराबर है, चाहे वो अमीर होगा या गरीब होगा, सारे के सारे किसके नजर में बराबर है, कानून के नजर में सारे के सारे बराबर है। वायर जो कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कानून बराबर होना चाहिए जो लोग पहले बराबर हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 14 ईयर लड़का क्राइम करता है, वायरस अगर यहाँ पे कोई 40 ईयर क्राइम करता है, तो इन दोनों के लिए कानून बराबर नहीं होना चाहिए। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी जो बराबर होगी, अगर यहाँ पे 40 ईयर और एक बंदा है, फिर इन दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई 14 ईयर है, वैसे ही कोई 40 ईयर है, इन दोनों के लिए कानून बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो 14 ईयर्स पे अप्लाई होता है, और जो हमारा कॉमन आईपीसी है वो किस पे अप्लाई होता है, 40 ईयर ओल्ड पे। इसीलिए यहाँ पे है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अगर ये दो आदमी इक्वली स्टेटेड नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, तो जो कानून का एप्लीकेशन होगा वो भी बराबर नहीं होगा। ये है कंसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का। इसके बाद हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी ये स्टेट को मना करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी भी सिटीजन के खिलाफ, इन ग्राउंड्स पे, रिलीजन के ग्राउंड्स पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी अगर कोई ये ग्राउंड होगा, आपको कुछ भी यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है डिस्क्रिमिनेशन किसमें, क्या जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, क्या एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। ये एक जनरल प्रोहिबिशन रखा गया है स्टेट पे कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ये एक जर्नलिस्टिक आर्टिकल है। क्या कहा है इस आर्टिकल में कि स्टेट आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, आर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी अगर ये ग्राउंड्स है, खाली इन ग्राउंड्स पे आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। इसके बाद अगर आप देखोगे, citizen shall be subjected, no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction or condition on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth with regard to access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing guards, road and places of public resort maintained wholly or partly out of the state fund। जो ये दूसरा पार्ट है आर्टिकल 15 का, यानी 15 क्लॉज 2, ये स्टेट और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है दोनों पे अप्लाई होता है। ये आर्टिकल क्या बोलता है, पहला तो बोलता है कि स्टेट आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, किन चीजों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, एक जर्नलिस्टिक पैटर्न पे दिया गया है, चाहे वो जॉब्स होगी, चाहे वो एजुकेशनल रिजर्वेशन होगी, या व्हाट्सोएवर जो भी होगा, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे इन ग्राउंड्स पे। ग्राउंड्स क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब जो 15 क्लॉज 2 है, यहाँ पे स्टेट पे भी एप्लीकेबल है और प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी एप्लीकेबल है कि आप किसी भी सिटीजन को रोक नहीं सकते हो किसी भी शॉप में जाने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने के लिए, होटल में जाने के लिए, या कोई भी प्लेस जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल, या वेल्स यूज करने के लिए, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, या कोई भी ऐसी प्लेस जो अपनी जनरल पब्लिक के यूज के लिए बनाई हो। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या स्टेट आपको नहीं रोक सकता, बस इस रीजन पे कि आप एक रिलीजन के, आप किसी एक रिलीजन को मानते हो, या किसी भी रेस से हो, या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। इन सब ग्राउंड्स पे आपको कोई भी सिटीजन या स्टेट डिसेबिलिटी नहीं प्रूव कर सकता है। इसके बाद आप सोचिए, अगर स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन कर सके ऑन द बेसिस ऑफ
सेक्स जैसे यहाँ पे है। लेकिन क्या आपको नहीं पता J&K में गर्ल्स को जो रिजर्वेशन दी गई है एमबीबीएस में, क्या वो इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करती? बिल्कुल करती है, अगर हम बस ये 2 पॉइंट्स पढ़े। लेकिन इसके बाद जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है उसमें क्या कहा गया है? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। यानी जो भी ये आर्टिकल है, जो आर्टिकल में कहा गया है, आप क्या करोगे? जो ये 15 क्लॉज 3 है इसमें क्या कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल में जो भी मेंशन किया गया है, इस आर्टिकल में 15 क्लॉज 3 में जो भी मेंशन किया गया है, जो हमने इससे पहले पढ़ा, हमने क्या पढ़ा इससे पहले? स्टेट को ये प्रिवेंट कर रहा था, किसके रिगार्डिंग प्रिवेंट कर रहा था कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन पे आप क्या नहीं करना, इन पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ये इन्होंने लिखा था 15 क्लॉज 1 में और 15 क्लॉज 2 में ये लिखा था। लेकिन यहाँ पे 15 क्लॉज 3 में क्या कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना अगेंस्ट द स्टेट, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 15 क्लॉज 1 में और 15 क्लॉज 2 में यही लिखा गया था कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। लेकिन 15 क्लॉज 3 में कहा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी जो भी इस आर्टिकल में मेंशन है, यानी 15 आर्टिकल में जो भी मेंशन है, दैट डज नॉट मीन कि स्टेट को ये प्रिवेंट करे, स्टेट को ये रोके फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, कोई भी स्पेशल प्रोविजन, चाहे कोई भी स्पेशल प्रोविजन हो रिगार्डिंग किसके? वुमेन के रिगार्डिंग और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग। यानी अगर स्टेट चाहे वो क्या बना सकती है? 15 क्लॉज 3 यूज करके वो क्या बना सकती है? कोई स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तक पढ़ के हमें यह समझ आया कि स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और यहाँ पे सिटीजन और स्टेट को दोनों के पास पावर नहीं है कि वो एक अनदर सिटीजन के खिलाफ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करे। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट के पास ये पावर है, वो प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन। अगर हम 15 क्लॉज 4 की बात करें तो इस आर्टिकल में कहा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन आर्टिकल 29 क्लॉज 2, यानी इस दिस आर्टिकल मींस आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes। यहाँ पे जो 15 क्लॉज 3 में कहा गया कि वुमेन्स और चिल्ड्रन को यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? स्पेशल प्रोविजन उनको दी जाएगी। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में कहा गया है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो गए, यानी चाहे वो एससीज हो गए या एसटीज हो गए, उनके लिए स्टेट क्या बना सकती है? स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर देयर एडवांसमेंट। और ये भी कहा गया है कि जो हमने आर्टिकल 15 में लिखा है कि रेस पे, कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पे अप्लाई नहीं होता है। और ये भी कहा गया है यहाँ पे कि जो आर्टिकल 29(2) है, अगर ये हमारा प्रोविजन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 उसके अगेंस्ट भी होगा कहीं इंस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 उसकी वजह से वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या बोलता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। आप यहाँ पे देखिए, अगर ये उन्होंने नहीं लिखा होता 29 क्लॉज 2, यहाँ पे क्या होता कि जो रिजर्वेशन होती है हमारे कॉलेजेस में तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि कल कोई केस न करे कि आपने हमें बोला है कि आप एडमिशन डिनाई नहीं करोगे, किसी भी सिटीजन को आप एडमिशन नहीं डिनाई करोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ये अवॉइड करने के लिए, ये कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए
इन्होंने एक्सक्लूसिवली यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 भी इस वाले आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पे अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 हमने 15 क्लॉज 3 में देखा कि वुमेन प्लस चिल्ड्रन को एडवांसमेंट देनी है। 15 क्लॉज 4 में हमने देखा सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एससी या एसटी जो हो गए। ठीक है, अब आप देखिए जो 15 क्लॉज 4 है वो एक जनरल आर्टिकल था। अगर हम फिर से इसको देखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा गया है किन प्रोविजंस में, यहाँ पे खाली लिखा है मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट। कौन से प्रोविजंस हो गए वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। वायरस अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो ये भी वही बोलता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस or for the ST or SC in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutes, so including private educational institutes। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो एक्सक्लूसिवली मेंशन किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या रखी जाएगी, एक तरीके की रिजर्वेशन रखी जाएगी इन स्टूडेंट्स को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो गए या वो एसटी और एससी कैंडिडेट्स हो गए, उनको क्या रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा उनके लिए रिजर्वेशन। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल। आर्टिकल 15 का तो हमें समझ आया क्योंकि इसने कहा था कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसीलिए इसको कहा गया नथिंग इन दिस आर्टिकल। यानी इस आर्टिकल में कोई भी चीज 15 क्लॉज 5 पे अप्लाई नहीं होगी। लेकिन ये आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी क्यों रखा है इन्होंने, यहाँ पे हम देखेंगे टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। देखिए यहाँ पे एक चीज है, फॉर एग्जांपल अगर कल गवर्नमेंट चाहे तो वो रिजर्वेशन लाती है, जैसे आज के टाइम में है प्राइवेट कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन है, जो टेक्निकल कॉलेजेस है उनमें रिजर्वेशन है, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन आपको नहीं लगता जो प्राइवेट कॉलेजेस है ये उनका बिजनेस है? आर्टिकल 19(1) क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये क्या कहता है कि आपको राइट टू फ्रीडम है, यानी आप कर सकते हो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस। अगर अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी काम, गवर्नमेंट आर्टिकल 15 क्लॉज 5 यूज करके यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस को बोलेगी आप हमारे पास क्या रखिए, रिजर्वेशन रखिए। तो अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होता, अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज जी यहाँ पे नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं होता, तो ये जो प्राइवेट कॉलेज के एसोसिएशन होती ये सुप्रीम कोर्ट जाती और बोलती कि जो गवर्नमेंट है ये हमें ट्रेड करने नहीं देती, ये हमें बिजनेस करने नहीं देती। और उसकी वजह से क्या होता, अगर ये यहाँ पे फिर प्राइवेट कॉलेज वालों के पास रिजर्वेशंस के रूल्स नहीं होते, ये अवॉइड करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस को ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अवॉइड करने के लिए क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी। इससे क्या हुआ कि इन्होंने एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है कि एडमिशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनको भी हम कह सकते हैं कल कि आप रिजर्वेशन रखिए, और ये आजकल हो रहा है। यहाँ पे इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे रिजर्वेशन नहीं होगी, यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 5 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्ट कर रहा है। देखिए हमने पढ़ा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हो गए, और यहाँ पे फिर हमने पढ़ा वुमेन और चिल्ड्रन। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लेकिन आज के टाइम में रिजर्वेशन तो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की। पहली दफा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बेनिफिट करने की एक प्रक्रिया जारी किया था पीवी नरसिम्हा राव ने, लेकिन वो फेल हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्होंने लाया कि हम रिजर्वेशन रखेंगे ऑन इकोनॉमिक बेसिस, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप आर्टिकल 15 देखोगे वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हम अपलिफ्ट करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को,
हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिखा गया है कि जो एजुकेशनली और जो सोशली बैकवर्ड हो गए, ये 15 आर्टिकल उनके लिए है। इसीलिए अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसने क्या किया, उसने 15 क्लॉज सी ऐड किया। 15 क्लॉज सी क्या बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और आर्टिकल 19(1) clause 1 sub clause G or article 29(2) shall prevent the state from making any special provision for advancement of the any economically weaker sections of the citizens other than mentioned in 15(4) and 15(5). यानी ये आर्टिकल, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है, ये किन के लिए बनाया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाया गया। ये बोलता है कि अब गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट को पावर देती है कि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोई है, अगर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है कोई सोसाइटी में, तो आप क्या बना सकते हो, उनके एडवांसमेंट के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। और जो इसका 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज भी है, वो बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो मेंशन किया है हमने 15(4) और 15(5) में। यानी अगर कोई एससी है, एसटी है, वो तो 15(4) और 15(5) में आएगा, लेकिन जो इनके बगैर इकोनॉमिकली वीक है, वो किस में फॉल हो जाएगी, 15(6) में। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी क्या रखा गया, रिजर्वेशन रखी गई इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आर्टिकल जो है 15 क्लॉज सी, 15 क्लॉज 6, ये किसमें ऐड हुआ, थ्रू 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ये यहाँ पे ऐड हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बोलता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी अगर स्टेट है, जो हमने पढ़ा किस में, आर्टिकल 12 में, जो हमने डेफिनेशन ऑफ द स्टेट पढ़ा, अगर वहां पे कोई जॉब क्रिएट होता है या कोई अपॉइंटमेंट या कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, तो हर एक सिटीजन को इक्वली चांस दिया जाएगा कि वो यहाँ पे क्या कर सके, जॉब कर सके। और जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है, ये क्या बोलता है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली वर्ड है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। बेसिकली प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस का मतलब है यहाँ पे डोमिसाइल। जैसे कश्मीर का अभी, जे&के के अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है। तो यहाँ पे जो 16 क्लॉज 2 है, ये क्या बोलता है कि स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है, यानी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके। यानी स्टेट को ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर आपको कोई वैकेंसी या कोई पोस्ट फिल करना है, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। यानी इन चीजों पे आप कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं करना। इन ए शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बोलता है कि आप इन ग्राउंड्स पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस पे आप कोई पोस्ट किसी एक पर्सन के लिए रिजर्व नहीं करना। लेकिन हमने देखा है जो एससीज है, एसटीज है या कोई रिलीजन डिनोमिनेशन के मेंबर होते हैं, उनके लिए क्या है, कुछ पोस्ट रिजर्व है। इसीलिए जैसे 15 क्लॉज 3 हमने पढ़ा, वैसे ही आर्टिकल क्या 16 क्लॉज 3 है। ये क्या बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो वो क्या बना सकती है, एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस विद इन द स्टेट टू यूनियन टेरिटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। यानी अगर सेंटर चाहे, सेंटर एक कानून ला सकती है, सेंटर एक लॉ ला सकती है कि अगर आपको ये जॉब करना है, फॉर एग्जांपल स्टेट एक्स में, अगर आपको जॉब कोई करना है स्टेट एक्स में, तो आपको वहां का डोमिसाइल होना जरूरी है। ये 16 क्लॉज 3 जरूरी क्यों था,
क्योंकि 16 क्लॉज 2 में यहाँ पे कहा गया था स्टेट को कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी 16 आर्टिकल में जो भी लिखा गया है वो 16 क्लॉज 3 को प्रिवेंट नहीं करेगा। यानी इन शॉर्ट वो गवर्नमेंट या सेंटर को फोर्स नहीं कर सकते, यानी कोई आदमी सेंटर को या स्टेट को फोर्स नहीं कर सकता कि आप रेसिडेंस नहीं रख सकते एज ए क्राइटेरिया, यानी रेसिडेंस पे आप रिजर्वेशन नहीं रख सकते। 16 क्लॉज 3 क्या बोलता है, सेंटर को एम्पावर करता है कि आप रेसिडेंस एज ए क्राइटेरिया रख सकते हो फॉर द रिजर्वेशन। अगर हम इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है, बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन्स की बात करता है, यानी यहाँ पे रिजर्वेशन जो इनको बैकवर्ड क्लास को, अगर आपने 16 क्लॉज 2 ध्यान से सुना होगा वहां पे लिखा था स्टेट नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। लेकिन यहाँ पे जो है बैकवर्ड क्लासेस है, क्या ये ऑन बिहाफ ऑफ कास्ट टाइप डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन 16 क्लॉज 4 में ये एक्सक्लूसिव मेंशन किया गया है कि अगर स्टेट चाहे वो रिजर्वेशन रख सकती है किनको, बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल पे जो एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं है सर्विसेज में, यानी जो गवर्नमेंट पोस्ट पे एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं है, स्टेट के को एम्पावर करती है कि आप क्या बना सकते हो, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो या स्पेशल रिजर्वेशन रख सकते हो फॉर दीज बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में क्या कहा गया है, अगर कोई पोस्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ बोर्ड की कुछ मस्जिदें अपनी है, उन मस्जिदों में मौलवी जरूरत है, क्या वो मौलवी किसी भी रिलीजन का होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम 16 क्लॉज 2 की बात करें, वो तो बोलता है स्टेट के पास ताकत नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके रिलीजन पे। अगर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी पोस्ट को रिलीजन पे, तो ये मौलवी सिर्फ मुसलमान ही क्यों होगा वक्फ बोर्ड का? लेकिन 16(5) यहाँ पे पढ़िए, ये बोलता है नथिंग इज आर्टिकल shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person प्रोफेसिंग ए पर्टिकुलर रिलीजन। यानी ये बोलता है कि अगर जरूरत पड़े कि एक पोस्ट है वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन की जरूरत है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के आदमी की जरूरत है, तो क्या कर सकता है सेंटर, ऐसा लॉ बना सकता है कि इस पोस्ट के लिए, यानी यहाँ पे जैसे मौलवी का पोस्ट है ये रिजर्व किया जाएगा मुस्लिम्स के लिए, वैसे ही अगर कोई फादर चर्च का पोस्ट होगा वो रिजर्व किया जाएगा क्रिश्चियंस के लिए, वैसे ही अगर कोई मंदिर होगा उसका पोस्ट जो रिजर्व किया हो जाएगा किसी पंडित के लिए किया जाएगा। अब हमने 16 आर्टिकल फुल पढ़ा, लेकिन क्या आपने देखा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन है। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन 16 क्लॉज 6 में दी गई, जैसे 15 क्लॉज 6 में थी वैसे ही 16 क्लॉज सी में रिजर्वेशंस थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, इनमें रिजर्वेशन इन पोस्ट्स। यानी ये बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो गए जो मेंशन किया गया है 16 क्लॉज 4 में बैकवर्ड क्लासेस, उसके बगैर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए भी स्टेट अगर चाहे वो क्या कर सकता है, पोस्ट रिजर्व कर सकता है फॉर मेकिंग एडवांसमेंट ऑफ सच सेक्शन। उस सेक्शन की एडवांसमेंट के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे उनके लिए पोस्ट रिजर्व किए जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बेसिकली बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी, लेकिन 17 क्लॉज 1 क्या कहता है अनटचेबिलिटी के लिए, ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश है एंड इट इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। जो अनटचेबिलिटी है किसी भी फॉर्म पे आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये स्टेट पे नहीं, ये किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी है
वो किसी सिटीजन के अगेंस्ट या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करे तो वो क्या होगा, उसको कानून हैंडल करेगा। यानी अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अनटचेबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। अनटचेबिलिटी क्या है वो डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो मैसूर हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस में नहीं है। क्या आपको कोई छुएगा नहीं वो अनटचेबिलिटी है? नहीं। लेकिन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस एज इट हैज बीन डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री, जो हिस्टोरिकली यहाँ पे डेवलप हुई है अनटचेबिलिटी, जो दलित के साथ या और किसी कम्युनिटी के साथ प्रैक्टिस करते आ रहे हिस्टोरिकली, उस अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट असल में ये आर्टिकल 17 है। ये एबॉलिश करने के लिए कानून भी लाए हैं पार्लियामेंट ने, जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। लेटर ऑन इसको 76 में रिनेम भी किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसको इसलिए रिनेम किया गया ताकि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लिया जाए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 18। बेसिकली आर्टिकल 18 भी है इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ये बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी जो भी कोई खिताब मिलेगा वो उसका एबॉलिशन के लिए आर्टिकल 18 है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्या बोलता है, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी स्टेट को डिनाई करता है, स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप कोई भी टाइटल किसी को भी ना दे अदर देन मिलिट्री या एकेडमिक। और दैट मीन्स कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये डिस्टिंक्शन स्टेट लगा सकता है। यानी स्टेट कन्फर कर सकता है सिटीजन्स पे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी एकेडमिक डिस्टिंक्शन होगी। वैसे ही जो भी मिलिट्री डिस्टिंक्शन होते हैं जैसे कर्नल होता है और अदर यहाँ पे होते हैं, मेजर होता है, जो भी डिस्टिंक्शन है, इन दो के अलावा कोई भी टाइटल स्टेट नहीं दे सकता है। और सेकंड 18 क्लॉज 2 में क्या कहा गया, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यानी जो भी आपको कोई फॉरेन स्टेट यानी फॉरेन कंट्री कोई टाइटल देगी, फॉर एग्जांपल अगर कल चाहे तो शाहरुख खान को फॉर एग्जांपल ब्रिटेन कहेगी बादशाह, इस बादशाह, तो एसआर के ये टाइटल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 18 क्लॉज 2 क्या करता है, वो डिनाई करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है सिटीजन को कि आप कोई भी ऐसा जो टाइटल होगा वो आप नहीं लेंगे। फिर 18 क्लॉज 3 क्या है, वो फॉरेनर्स के लिए। फॉरेनर जनरल फॉरेनर्स नहीं, वो फॉरेनर जो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो कोई ऑफिस ऐसा होगा जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है, अगर वो उसके अंडर काम कर रहा है, जो स्टेट के अंडर है वो ऑफिस, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी पहले उसको कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट लेना है, पहले उसको प्रेसिडेंट को बोलना है कि क्या मैं ये जो मुझे यहाँ पे दिया है टाइटल किसी फॉरेन स्टेट ने, तो क्या ये मैं लूं? अगर प्रेसिडेंट कहे तो वो ले सकता है वो टाइटल, वरना नहीं ले सकता है। और आर्टिकल 18 क्लॉज 4 क्या बोलता है, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट। आप कोई प्रेजेंट या एमेलमेंट भी नहीं ले सकते हो किसी भी फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके साथ हमने राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमने फिनिश किया है, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो आप ये लेक्चर सीरीज अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे अहेड।